नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 संसद में पेश किया। लगातार 8वीं बार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो वही बजट 2025-26 में कर नीतियों, खर्च की प्राथमिकताओं और सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया। और एक ऐतिहासिक घोषणा में वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कर मुक्त होगी और अगर व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आ रही है तो इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद है और जिसमें आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी भी बजट को सुने। और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बजट में देश के विकास को नई गति देगा और हरियाणा को भी आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने ये बजट किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र में मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी और कवर 5 करोड़ की जो है बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है, जिसमें कि छोटे उद्योगों को अधिक समर्थन मिलेगा। निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार का नॉन स्टॉप तीसरी सरकार का बजट जो दिया है, मैं उसकी पूरी प्रशंसा करता हूं। ये बजट ये देश के गरीब, ये देश के युवा, ये देश के अन्नदाता, ये देश की नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के लिए, किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला बजट और गरीब का उत्थान करने वाला बजट, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल का बजट दिया है, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे खुशी है कि यह बजट हरियाणा के कृषि क्षेत्र और उद्योग को भी लाभ तथा नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। और आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जहां इसको लेकर बजट पर आम लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू भी हो गई है। आपको बता दें कि वेतन भोगियों के लिए केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसे लेकर लोगों ने खुशी जताई है। और वहीं आपको बता दें कि भिवानी वासियों ने कहा है कि केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य, जल, यातायात संबंधी बड़ी घोषणाएं, आम जन के लिए उपयोगी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए ऋण सीमा बढ़ाने को, व्यापार जगत में खुशी। और वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से 5 लाख तक बढ़ाना और जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाने के लिए किसानों को जोरदार स्वागत किया है। और वहीं इसके लेकर महिलाओं ने कहा है कि टैक्स में बड़ी छूट का उन्हें सीधा लाभ लगा, पर इसी के साथ साथ घर चलाना आसान होगा। जिन वेतन भोगियों के लिए बजट प्रतिवर्ष 80,000 रुपए के लिए भी था। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आज जैसे निर्मला सीतारमण जी ने इस वित्त वर्ष के लिए आगे के लिए बजट पेश किया है, उसके अंदर उन्होंने बहुत ही काफी अच्छे रिलीफ दिए हैं जो कि आम टैक्स पेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सबसे पहला रिलीफ तो जो टैक्स की सीमा है उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए तक कर दिया है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे अब किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, जो कि पहले ये सीमा 7 लाख रुपए थी। और स्लैब में भी चेंज किया गया है। स्लैब में जहां तक पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता था, अब वो सीमा को बढ़ा के 4 लाख रुपए तक कर दिया है। देखिए, जो आज बजट आया है, व्यापारियों के लिए सरकार ने बहुत सी घोषणाएं की है, बहुत सी अच्छी घोषणाएं की है और उम्मीद करता हूं कि इनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। जो मैं मानता हूं कि जो लघु और सक्षम उद्योग है, उसको जो रोजगार थे हमारे 7.5 करोड़, उसको दोगुना किया गया। बहुत अच्छी पहल है सरकार की, क्योंकि इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, दोनों चीज बढ़ेगी। और हमारे किसान भाइयों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड था, उसकी आय 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख उसको किया गया उसकी लिमिट को। बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और जो महिला उद्यमी है, हमारी महिला बहनें हैं जो व्यापारन है,
उनको 5 वर्षों के दौरान सरकार 2 करोड़ का ऋण देगी। बहुत अच्छी पहल है। ये जो क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से 5 बढ़ाई है, इससे हम संतुष्ट हैं। और जो जल जीवन मिशन है 2028 तक बढ़ाया है, इसके लिए हम संतुष्ट हैं। मैं तालू गांव से खेती करता हूं, किसान हूं मैं, और हम इससे संतुष्ट हैं। बहुत सराहनीय। कर्मचारियों को काफी रिलैक्सेशन दी गई है, 12 लाख तक नील कर दिया गया है, तो बहुत ही बढ़िया मध्यम वर्ग के लिए उपयोगी रहेगा ये बजट। और किसानों के लिए भी अच्छा है बजट, सभी के लिए अच्छा है कुल मिलाकर। दीपक जी, आज जो बजट पेश किया गया वास्तव में सराहनीय बजट रहा है। और मैं स्पेशली महिलाओं की अगर बात करूं तो निर्मला सीतारमण जी जो है उनको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि एक तो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी जो है उन्होंने जो सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि भी 10 लाख तक का कंसेशन मिलेगा, किंतु उन्होंने 12 लाख करके मतलब सभी कर्मचारियों को प्रसन्न कर दिया है। और महिलाओं के लिए भी जैसे कि 2500 रुपये मासिक कर दिया है, बस यात्रा ट्रैवलिंग जो है दिल्ली में फ्री कर दी गई है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने केंद्र सरकार के बजट को आम जन मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में 12 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स रिबेट के साथ साथ किसानों को जो है वो दलहन खेती, कैंसर जैसी बीमारी दवाइयों के छूट के साथ साथ युवा वर्ग और बुजुर्गों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है। जहां पर विधायक मूलचंद शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। देश के वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, ये मध्यम वर्ग को ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। जो 12 लाख की इनकम टैक्स में दी है, नौजवान, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, जो सबको इसमें राहत मिलने वाली है। और जिसमें दवाइयों पे, कई दवाइयों में जो छूट दी है, और जिस तरह से दलहन पे भी जोर दिया गया है, इससे आम व्यक्ति को लाभ मिलेगा, इससे देश का विकास होगा। और ये बजट देश के हित में है और आने वाले समय के हित में है। ये बजट सुंदर है, बढ़िया है। और वही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती नदी कॉन्फ्रेंस का समापन समारोह, जिसमें कि उपस्थित सीएम के ओएसडी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश व विदेश के वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों द्वारा 3 दिन तक किए गए मंथन व चिंतन पर प्रकाश डालते हुए पत्रकारों को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती नदी जो है वो कॉन्फ्रेंस के पिछले 3 सालों से और चर्चा विषय है। और इसके साथ ही भविष्य में सरस्वती पर शोध और अन्य कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा की गई है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सरस्वती नदी को जो है दोबारा से रिवाइव करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर हम सनातन की जो असली परिभाषा जो है वो सरस्वती से जुड़ी हुई है। दुनिया के अंदर सबसे पुरानी सभ्यता हिंदुस्तान की है, भारत की है। और वो क्या सभ्यता है? सरस्वती सिंधु सभ्यता, जिसको पुरातन काल से हम पढ़ते, लिखते और सुनते आ रहे हैं। एक प्रकार से ये 3 दिन की आज जो वर्कशॉप है और 29 तारीख से जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, इसकी शुरुआत आदि बद्री में हुई थी।
और वही हरियाणा सरकार के सस्ते घरेलू गैस सिलेंडर देने के वायदे को अब धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। दरअसल गैस एजेंसी वालों ने जगह जगह कैंप लगाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है और इस योजना के बाद बीपीएल वर्ग के लोगों को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही घरेलू महिलाओं के नाम से अगर गैस कनेक्शंस है तो उनको भी जो है सस्ते सिलेंडर का लाभ मिलेगा। सरकार सब्सिडी के लाभ लेने वाले सभी जो है पात्रों को उनके बैंक अकाउंट में ही सीधा लाभ पहुंचाएगी। सरकार की इस पहल से लोगों में खुशी है और सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। ये जो लगा हुआ है, जो कैंप गवर्नमेंट हरियाणा की तरफ से एक योजना निकली है, हर घर हर गाड़ी योजना, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसे उनका ना हमें रजिस्ट्रेशन करने, जैसे कि जब ये सारी चीज इनके जो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे कस्टमर के उपभोक्ताओं के, तो इनके खाते में ना 500 मतलब 300 इनके अकाउंट में आएंगे सब्सिडी के रूप में। मतलब अभी सिलेंडर कितने का मिल रहा है? अभी जो जैसे कि 805 का है तो वो फिर आपके ना जैसे 805 का तो इन्हें लेना पड़ेगा, उसके बाद जो 300 होगा इनके अकाउंट के मतलब अकाउंट में आएंगे। मामला तो बहुत अच्छे है सर। 800 में अभी 500 का मुझे मिल रहा है फ्री में, तो बहुत अच्छा सुविधा दिया है और हमको ये बहुत अच्छे लगे। सरकार का कदम है, कितना अच्छा लग रहा है सरकार ने कदम उठाया। मुझे बहुत अच्छा और 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट को लेकर जहां विभिन्न सेक्टर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वहीं फरीदाबाद के किसानों ने इस बजट को किसान विरोधी बताया है। किसानों का कहना है कि एसएसपी जो है माफ कीजिएगा एमएसपी को लागू करना जो है सालों पुरानी मांग थी और उसे लागू करने की बजाय अब सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी है और उसके एवज में 3 एकड़ खेत गिरवी रखा है। किसानों का कहना है कि ऐसे में अगर ऋण लेने वाले किसान को ऋण का कारणवश अपनी जमीन बेचनी पड़े तो वो बेच नहीं सकता है, जबकि 1 एकड़ जमीन की जो है कीमत है वो करोड़ में है। उनका कहना है कि सरकार को यूरिया, बीज और डीएपी पर कीमत घटानी चाहिए, लेकिन हर साल ये कीमत बढ़ती जा रही है। बजट से कोई बेनिफिट नहीं है जी किसान को इस बजट से कोई फायदा नहीं है जी। अब किसी टाइम में कांग्रेस ने जो है सर्कल रेट का 4 गुना देने के लिए कहा था जी कि जमीन रिक्वायरमेंट होगी, जब वो कहाँ मिला है। फसल का मुआवजे के लिए हम जो पहले पैसे भर देते हैं उसका मुआवजा, फसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा कभी टाइम पे नहीं मिलता, समझे। किसान तो गुमराह किया जा रहा है जी। देखिए, अब अगर लोन को ही फ्रेंडली कहें तो बड़ी अजीब बात है। एक 3 से 5 लाख लोन की बात है, उससे काम चलता नहीं। उसको जब किसान की हालत ये कि उसको सुसाइड करना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो बात बनती नहीं कि 3 से 5 लाख आपने दे दिया। अगर किसान को वाकई खुशहाल आप देखना चाहते हैं तो आप एमएसपी दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट को आप लागू करो। आपके पहली सरकार के घोषणा है आपकी, और आपने कहा सबके पूरे देश के सामने मोदी जी ने, तो वो चीज करनी चाहिए। हर चीज बढ़ी है, केवल किसान की फसल के दाम बहुत कम बढ़े हैं, लागत बढ़ी है, लेबर बढ़ी है, पेस्टिसाइड बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, यूरिया बढ़ा है। हाँ जी, कांग्रेस के टाइम में डीजल था 60, आज 90 रुपए तक है। सर ऐसा है कि बजट के हिसाब से किसान को सबसे ज्यादा उम्मीद ये थी कि एमएसपी लागू हो और उसमें भी फसल का एक एक दाना लिया जाए। ये क्या होता है, क्या है कि गेहूं है, यदि 25 से 30 मन हो रहा है, 40 मन हो रहा है, ये कहते हैं जी हम 15 मन लेंगे या 18 मन लेंगे, बाकी का कहाँ ले जाएगा किसान। दूसरी चीज आ जाती है खाद इन्होंने कभी समय पे नहीं दिया। जब फसल का टाइम निकल जाता है उसके बाद में यूरिया और डीएपी देते हैं ये। तीसरा इन्होंने क्या है कि जब ये कहते हैं कि हम फार्मर को इनकम कई गुना करना चाहते हैं, उसमें इनकी एक्टिविटी क्या है। इन्होंने बोला कि केसीसी को हमने 3 से 5 कर दिया, जबकि वो मिनिमम कम से कम 15 लाख होना चाहिए था। जो जाना चाह रहे हैं ना, इन्हें गाड़ी में बैठा ले। और गांव खरकटी सुहम में मनेरका के तहत सस्ते जो है रास्ते का समशीकरण करने वाले 3 महिला मजदूर खाना खाते समय जो है टीला गिर जाने की वजह से दब गई, जिसमें कि वे 63 वर्षीय
जो है एक महिला की मौत हो गई और वही आपको बताते चले कि कुछ जो बची थी वो कुचला गई। और वही आपको बता दें कि अर्चना एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक महिला निब्बी देवी पति बलबीर सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि निब्बा देवी जो है अपने देवर व देवरानी से जो है रोटी लेकर खाना खा रहे थे। और वही रतिया में देर रात भाखड़ा नहर में गिरी क्लोजर गाड़ी में 8 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। जी हां, जबकि 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। 2 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। इस दुखदायी घटना ने पूरे क्षेत्र में लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है और इसी के साथ साथ हालांकि अस्पताल के लोगों का कहना है कि भाखड़ा नहर के क्रॉसिंग पर न तो कोई रेलिंग बनी हुई है और न ही कोई सेल्फी दीवार है। इससे पहले भी कई तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार गुहार लगाया जा चुका है, मगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। क्रूजर गाड़ी है, उसमें ये सवारी आ रही थी। टोटल ये 14 लोग थे जो फाजिलका से शादी में से आ रहे थे। तो रात को यहाँ पे ये नहर में उतर गई गाड़ी। तो जैसे गांव वाले पता लगा तो फिर प्रशासन मौके पर पहुंच गया। मैं और डीएसपी साहब भी आ गए थे। उसमें 3 बंदों को उसी टाइम रेस्क्यू कर लिया था हमने, जिसमें एक की रात ही डेथ हो गई थी और 2 बंदे जिंदा है उसमें। तो अभी 7 डेड बॉडी और मिली है हमें अपने इसमें कालावाली के अंदर, तारुआना हेड है वहाँ पे। तो अभी टोटल हमारे पास 10 हो गए हैं ये। तो उसमें 4 बंदे अभी पेंडिंग हमारे, उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। उसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है और साथ में कुछ हमने गोताखोर भी मंगवा रखे हैं नरवाना से और सिरसा से। ये गाड़ी जो क्रूजर थी ये फाजिलका से आ रही थी। एक शादी थी कल दिन में, वहां से वापस आ रहे थे घर। तो ये आते हुए रास्ते में ज्यादा धुंध होने की वजह से यहाँ पुल था तो इनको दिखा नहीं और प्रथम दृष्टा तो ये पा रहा है भी इनको ज्यादा धुंध होने की वजह से ये गाड़ी इंसिडेंट हुआ है। जानकारी तो ये पूरा मामला ये अबोर फाजिलका साइड से आ रहे थे शादी में से। 14 जने इस गाड़ी में थे। इनमें से एक आदमी बच गया। उसने गांव में जाके बताया, गांव में अनाउंसमेंट करी गुरुगर में, सारा गांव इकट्ठा होके आ गया। फिर हमने ये गाड़ी गुड़ी निकलवाई, प्रशासन भी आ गया था। कुछ ये कारण मेन धुंध का भी है और सब असल बड़ा कारण तो ये सेफ्टी वाल नहीं है पुल के ऊपर। जो सुनने में आया है कि इधर कालियावाली से एक गाड़ी आ रही थी, इसमें मेमड़े के लोग हैं और रेवंद के हैं। उनके धुंध कारण एक जो नहर के तड़ी के ऊपर ग्रिल नहीं लगी हुई, ज्यादातर इस कारण ये हादसा हुआ है। और कुरुक्षेत्र के लाडवा से प्रयागराज बस सेवा शुरू कर दी गई है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा सुमन सैनी ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया, शुभारंभ किया। और आपको बताते चले कि हरियाणा में सुविधाओं के लिहाज से लाडवा विधानसभा प्रदेश की सबसे अव्वल होगी और इसको लेकर सुमन सैनी ने कहा है कि हरियाणा में सुविधाओं के लिहाज से लाडवा विधानसभा सबसे अव्वल विधानसभा के रूप में अपनी पहचान बनाएगी और इस विधानसभा के नागरिकों को तमाम मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही हैं और इस क्षेत्र के विकास, लोगों को समस्याएं, मांगे, स्वास्थ्य और शिक्षा और खेलों की उच्च स्तरीय सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 24 घंटे काम कर रहे हैं। जितने भी यात्री आज बस में जाएंगे सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। ये प्रयागराज के लिए पहली बार लाडवा विधानसभा से बस चली है और बड़े सौभाग्यशाली हम भारतीय हैं जहां गंगा जमुना सरस्वती का महासंगम, महाकुंभ पूरे विश्व में हिंदुस्तान में होने जा रहा है, हो रहा है। पिछले कई दिन से लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धांजलि वहां पर पहुंच रहे हैं। और कुरुक्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक किशोर ने सुसाइड कर लिया है। जी हां,
आपको बताते चले कि पबजी खेलने से मना करने पर किशोर ने ये कदम उठाया है। बताते चले जीआरपी ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जीआरपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर कमल राणा ने बताया कि मृतक किशोर अरुण राजकीय स्कूल कोलीपला में 9वीं की कक्षा में पढ़ता था और स्कूल से आने के बाद पबजी गेम खेलता था, जिससे इसकी पढ़ाई लगातार खराब हो रही थी। इसके चलते परिजनों ने जब पबजी गेम खेलने से मना किया तो किशोर ने दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, धीरपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक से शव बरामद हुआ है। हमारे पास एक मेमो प्राप्त हुई थी रेलवे के द्वारा और उसकी कार्रवाई के लिए मैं खुद गया था, जो कि किलोमीटर नंबर 163 का 8-6 पर एक लड़का पड़ा था, जिसकी कार्रवाई मैंने 194 BNSS की थी। बाद कार्रवाई वहां से फारिग होकर हम सुबह मोर्चरी में रखवा के सुबह थाने में आए। थाने में एक लड़का उसके ढूंढता आया, उसके पास आया। पहले वो गया डोडा खेड़ी, स्टेशन मास्टर ने बताया भाई ऐसे ऐसे करके एक लड़का कटा है, और उसने पूछा बारे में उसके, तो वो यहाँ आया। यहाँ पूछने के बाद मैंने कहा उसको भाई हाँ, मैंने उसको फोटो दिखाई। फोटो से उसने अपने भतीजे के रूप में शिनाख्त की और उससे पूछा गया भी हाँ भाई क्या मैटर था, जिसने बताया कि मैं हमारी भाभी ने इसको पबजी खेलने के लिए मना किया और इस बात करके ये इसने सुसाइड कर ली। और वहीं सदर थाना के अंतर्गत आने वाले गांव धासू में प्लॉट में बंधी 3 भैंसों को अज्ञात चोर गेट ताला तोड़कर चुराकर लेकर चले गए। चोरी की पूरी वारदात सड़क पर मार्ग पर लगी दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने भैंस के मालिक भाल सिंह की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं भाल सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि बीते 29 जनवरी की रात्रि अज्ञात चोरों ने प्लॉट में बंधी 3 भैंसों को चोरी कर ले गए और वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में अज्ञात चोर भैंस को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीसीटीवी कैमरा भी इस वक्त सामने आया है, जिसमें अज्ञात जो चोर हैं वो भैंसों को चुरा कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां ये प्लॉट था उसके बाहर दुकान थी और दुकान पे लगे सीसीटीवी कैमरे में इस पूरे वारदात जो है वो कैद हो चुकी है और इस पर अब पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है और इन अज्ञात चोरों के जो है उन्हें पकड़ने के लिए धरपकड़ पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे से चोरों की पहचान की जाएगी। बताते चले कि प्लॉट में 3 भैंसें बंधी हुई थी। अज्ञात चोर रात को गेट का ताला तोड़कर तीनों भैंस को चुराकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो प्लॉट थी जिसमें भैंसें रह रही थी उसके बाहर एक दुकान थी और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस पूरे वारदात जो है वो कैमरे में कैद हो गई है। और अब जो है भैंस का जो मालिक था उसने अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इस सीसीटीवी कैमरे की सहायता से अब उन पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्लॉट में बंधे 3 मवेशी को चोरी करने का ये पूरा मामला सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो चुकी है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।